हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हमने एक बहुत ही अगेन एक इंटरेस्टिंग तो टॉपिक सिलेक्ट किया है, लेकिन ज़्यादातर जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट करता हुआ ये टॉपिक है। हालांकि जूलॉजी या जो भी मतलब बीएससी के लेवल के स्टूडेंट्स या ट्वेल्थ वालों को भी रहता है कहीं ना कहीं, बट एक बहुत एलिमेंट्री आइडिया रहता है। लेकिन ज़्यादातर ये बीएससी बायोटेक, एमएससी बायोटेक वालों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन मैपिंग। हालांकि इस वीडियो में मैंने एक बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, क्योंकि पूरे जीन मैपिंग को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल था। तो इसका हम आगे कहीं ना कहीं पार्ट बनाएंगे, जो कुछ भी मिस कर गया इसमें उसको हम आगे कवर करेंगे। बट एक एलिमेंट्री कंसेप्ट, क्योंकि ये मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक डिफ़िकल्ट टॉपिक साबित होता है, तो एक एलिमेंट्री कंसेप्ट मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसका जो बेसिक आइडिया है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाए। तो जीन मैपिंग के बारे में जो भी एलिमेंट्री चीज़ की क्या होती है, किस तरह से की जाती है, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे याद है ये टॉपिक समझना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो आइए हम इसका कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जीन मैपिंग क्या होता है। Genetic map is defined as a description of methods used to identify locus of a gene and distance between gene। देखिए जेनेटिक मैप क्या है, एक ऐसा मेथड्स का डिस्क्रिप्शन है जो कि किसी भी पर्टिकुलर जीन का लोकस आइडेंटिफाई करने में मददगारी होता है। लोकस मतलब जीन की एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करने में मददगारी होता है, और साथ ही साथ दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में भी मददगारी होता है। जैसे कि मैं शुरू से जब आपको कैरियोटाइपिंग पढ़ाई तब भी मैंने आपको बताया, उससे पहले भी जो इस तरह के टॉपिक्स के वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो जीनोम प्रोजेक्ट का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मैंने वीडियो बनाया था, तब भी आपको बताया था कि हमें जीन का लोकेशन, कौन से जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनका लोकेशन क्या है, कौन सा जीन क्या फंक्शनली करता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें डिजीज़ डायग्नोसिस और अगर जेनेटिक डिजीज़ का नॉलेज चाहिए तो हमें जीन की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचना इट इज़ वेरी एसेंशियल। ठीक है, अब देखिए, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक मैप इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस जेनेटिक मार्कर्स इन द स्पेसिफिक ऑर्डर इन विच दे आर लोकेटेड इन अ क्रोमोसोम एज वेल एज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन दीज मार्कर्स। जो पूरी की पूरी जेनेटिक मैपिंग होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है मार्कर्स। मार्कर्स को हम थोड़ा डिटेल में अभी आगे भी देखेंगे, मगर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मैप क्या है, एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सारे जेनेटिक मार्कर्स का और उनके स्पेसिफिक ऑर्डर का एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है इन विच दे आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। जेनेटिक मार्कर्स जिस ऑर्डर में क्रोमोसोम पर उपस्थित हैं उसका एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसका एक ढांचा हम पेपर पे बना के जेनेटिक मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मैप हमें जीन का लोकस बताता है और मार्कर्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बताता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। क्रोमोसोम में जो मार्कर्स उपस्थित हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं, इसका जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो हमें जेनेटिक मैप से मिल सकता है। जीन का एग्जैक्ट लोकस क्या है, जीन का लोकस हमें जेनेटिक मैप बता सकता है। ठीक है, The essence of all genome mapping is a place of collection of molecular markers। ठीक है, सभी जो जीनोम मैपिंग होती है वो मॉलिक्यूलर मार्कर्स का कलेक्शन होता है ऑन टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस ऑन द जीनोम। मतलब जीनोम पर जो मार्कर है वो कहाँ लोकेटेड है उसका कलेक्शन होता है जेनेटिक मैप। ठीक है, मार्कर की पोजीशन कहाँ कहाँ है उसका कलेक्शन होता है जीनोमिक मैप, जेनेटिक मैप, है ना। मतलब कि वो आपको जीनोम मैपिंग जो है वो इट इज़ अ प्लेस ऑफ कलेक्शन, मॉलिक्यूलर मार्कर का कलेक्शन होता है वहाँ पर। और आपको पूरा जो इस बात का बेस है वो ये है कि जेनेटिक मैप क्या होता है, जीन की लोकस को आप पता कर सकते हैं, जीन की लोकस कहाँ है और किसी भी क्रोमोसोम पे मार्कर्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मार्कर्स के बीच का अंतर क्या है, मार्कर्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आप जीन मैप से पता कर सकते हैं। जीन्स कैन बी व्यूड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर। जीन को एक स्पेशल प्रकार के जेनेटिक
जेनेटिक मार्कर के रूप में समझा जा सकता है, जिससे कि मैप का कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम हिस्ट्री ऑफ जीन मैपिंग की बात करें तो देखिए एक नाम आता है एल्फ्रेड एच स्टूटवेंट। इन्होंने जेनेटिक मैपिंग की फाउंडेशन ले करी थी, लेकिन जो फर्स्ट जेनेटिक मैप था वो मॉर्गन ने प्रिपेयर किया था। मॉर्गन के नाम को हम सब जानते हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काफ़ी सारा काम किया है, ड्रोसोफिला से रिलेटेड। फर्स्ट जेनेटिक मैप उन्होंने प्रिपेयर किया था विच प्रोवाइड्स दी, और उनका जो मैप प्रिपेयर था वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में एक पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उसी से, उस मैपिंग के बाद ही डिराइव हुई थी। अब हम पहले पूरे जेनेटिक मैप के अंदर जाने से पहले हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक मार्कर्स को समझ लेते हैं। दे आर द रीजन्स इन द जीनोम विच आर हेरिटेबल एज सिंपल मेंडेलियन ट्रेट एंड आर इजी टू डॉक्यूमेंट एंड कैन बी क्विकली यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक वेरिएशन। ये जीनोम का वो रीजन है जो कि सिंपल मेंडेलियन ट्रेट की तरह, आप लोग अगर मेंडेलियन लॉस पढ़ेंगे, मेंडल का कंसेप्ट पढ़े, तो आपको ध्यान आएगा कि मेंडल ने जीन शब्द नहीं दिया था। ठीक है, मेंडल ने इस जीन को पहचाना जरूर था, लेकिन शब्द दिया था ट्रेट या फैक्टर कहा था। उसने जीन को फैक्टर कहा था एक्चुअली, और जो उसके जो ट्रेट्स थे उसको उसने ट्रेट वर्ड कहा था। जीन शब्द तो जॉनथन ने दिया था। ठीक है, लेकिन जो रीजन ये जो है मॉलिक्यूलर मार्कर, ये वो रीजन है जीनोम के जो कि सिंपल मेंडेलियन ट्रेट के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, और ये आसानी से डॉक्यूमेंट किए जा सकते हैं। और ये क्विकली जेनेटिक वेरिएशन को, जेनेटिक वेरिएशन एक से दूसरी जनरेशन में कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन से जीन से वेरिएशन आ रहा है, ये बताने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के मार्कर्स होते हैं। एक होता है बायोकेमिकल मार्कर जो कि वेरिएशन डिटेक्ट करता है एट द लेवल ऑफ जीन प्रोडक्ट। ये जीन प्रोडक्ट के लेवल पर वेरिएशन डिटेक्ट करता है। जैसे कि अगर प्रोटीन में चेंज हुआ, अमीनो एसिड में चेंज हुआ, तो जीन, मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि जीन के डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। यानी बायोटेक्नोलॉजी के आप मैक्सिमम टॉपिक्स में देखेंगे या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स में आप देखेंगे कि प्रोटीन को प्रोटीन न कहकर क्या कहा गया है, जीन प्रोडक्ट। तो बायोकेमिकल मार्कर वो मार्कर्स होते हैं जो कि जीन प्रोडक्ट के अंदर होने वाला थोड़ा सा भी वेरिएशन डिटेक्ट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मार्कर्स वो मार्कर्स होते हैं जो डीएनए के लेवल पर वेरिएशन, यानी अगर न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम में किसी तरीके का चेंज हो रहा है, तो इस तरह का चेंज जो मार्कर डिटेक्ट कर सकते हैं उनको मॉलिक्यूलर मार्कर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जो मार्कर वेरिएशन जीन प्रोडक्ट में वेरिएशन को पकड़ सके वो बायोकेमिकल मार्कर, यानी कि प्रोटीन के अंदर कोई भी चेंज हो, अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो तो उसको पकड़ सके, तो वो बायोकेमिकल मार्कर कहलाते हैं। और मॉलिक्यूलर मार्कर वो होते हैं जो डीएनए में होने वाले या क्रोमोसोम में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव को समझ सकते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ जेनेटिक मैपिंग। ठीक है, देखिए जीन मैप्स जो हैं उसका क्लासिफिकेशन बड़ा ब्रॉड टाइप का होता है। काफ़ी प्रकार के जीन मैप आपको मिलेंगे, काफ़ी प्रकार के जीन मैप हैं। जैसे कि एक तो जेनेटिक मैपिंग में मेन होता है, एक तो जीन मैप होता है, फिर फिजिकल मैपिंग होती है, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग होती है, साइटोजेनेटिक मैपिंग होती है। मैंने यहाँ ये 4 ही कवर करी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मैपिंग मिलेगी, रेडिएशन मैपिंग मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एलिमेंट्री आइडिया देने के लिए, मैंने वही कवर किए हैं। फिर आगे के वीडियोस में अगर डिमांड होगी तो हम और मैपिंग कवर करेंगे, ताकि एलिमेंट्री आइडिया समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक मैपिंग की। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक मैप इज़ डन बाय कलेक्टिंग सैम्पल्स ऑफ ब्लड, सलाइवा और टिश्यू फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। मतलब जो ऐसे फैमिली मेम्बर्स जिनमें कि दैट कैरी अ प्रोमिनेंट डिजीज स्टेट, अगर कोई डिजीज फैमिली मेम्बर है उससे भी सैंपल लिए जाते हैं, और ऐसा कोई फैमिली मेम्बर जिसमें कि डिजीज़ नहीं है उससे भी लिए जाते हैं। हर तरह के फैमिली मेम्बर, यानी कि फैमिली में अगर किसी को भी डिजीज़ है तो उसके जितने इमीडिएट रिलेटिव्स हैं सभी के सैंपल लिए जाएंगे। डजेंट मैटर कि उसमें डिजीज़ है या नहीं, क्योंकि जिसमें डिजीज़ नहीं भी है वो भी कैरियर हो सकता है। ठीक है ना, हम हीमोफीलिया को पढ़ते हैं, हम कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि यदि आप डिजीज़ डायरेक्टली ट्रांसमिट
अगर नहीं कर सकते तो आप कैरियर तो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक मैप के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला जो है, फर्स्ट स्टेप ऑफ बिल्डिंग अ जेनेटिक मैप आर दी जेनेटिक मैप इज द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक मार्कर्स एंड अ मैपिंग पॉपुलेशन। सबसे पहले यदि हमको जेनेटिक मैप बनाना है तो हमारे लिए सर्वप्रथम रिक्वायरमेंट है कि हम एक मैपिंग पॉपुलेशन, किसका हम मैप करना चाहते हैं, उस पॉपुलेशन को चूज़ करें। दी क्लोजर दी टू मार्कर्स, और हम उसके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करें कि वो जेनेटिक मार्कर्स उसके उस जनरेशन में जीन, मतलब जो जेनेटिक मार्कर्स हैं उसके जीनोम में कितनी क्लोजली प्रेजेंट है, क्योंकि जितना क्लोज जेनेटिक मार्कर होंगे उतना ही दी टू मार्कर्स आर मोर लाइकली दे आर टू बी पास ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, और उतना ही चांस रहेगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो। एक बहुत साधारण सा कंसेप्ट होता है जो हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ते समय पढ़ते हैं, वो ये कि दो जीन्स यदि लिंक्ड है ना, अगर एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं तो वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू पास टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब लिंक्ड जीन क्रॉसिंग ओवर में अलग नहीं होते। जितने पास दो जीन्स होते हैं उतनी ज़्यादा संभावना है कि वो लिंक्ड जीन होंगे, और जितने दूर जीन होंगे उतनी ज़्यादा संभावना होती है कि वो लिंक्ड नहीं होंगे और क्रॉसिंग ओवर में वो अलग अलग हो सकते हैं। तो जितनी क्लोज मार्कर होंगे उतना ही ये चांस है कि वो एक लिंक्ड रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड हो। देन द जीनोटाइप ऑफ ईच जेनेटिक मार्कर आर रिकॉर्डेड फॉर बोथ पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल इन दी फॉलोइंग जनरेशंस। जो भी जीनोटाइप जेनेटिक मार्कर है दोनों ही पेरेंट्स का, वो रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन से पेरेंट में कौन सा जेनेटिक मार्कर है और क्या ट्रेंड है उस जेनेटिक मार्कर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने में। देन थर्ड है द क्वालिटी ऑफ जेनेटिक मैपिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ जेनेटिक मार्कर्स ऑन द मैप एंड द साइज ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन। क्या क्वालिटी रहेगी जेनेटिक मैपिंग की, कितनी सक्षम जेनेटिक मैपिंग हम कर सकते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि नंबर ऑफ जेनेटिक मार्कर कितने हैं मैप में कितने जेनेटिक मार्कर हैं, और दूसरा इस बात पे निर्भर करता है कि साइज ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन का साइज क्या है, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर इंटरलिंक्ड एंड अ लार्जर मैपिंग पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रिजोल्यूशन ऑफ द मैप एंड प्रिवेंट मैप फ्रॉम बीइंग सैचुरेटेड। जितनी लार्ज मैपिंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना, उतना ही अच्छा रहेगा, मैप उतना रिजॉल्व हो पाएगा और ज़्यादा इंटरलिंकिंग हमें मार्कर्स की नहीं मिलेगी और पॉपुलेशन सैचुरेट नहीं होगी, है ना, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होगी कैरेक्टर की, पॉपुलेशन सैचुरेट नहीं होगी, उतना ही मैप बनाने में आसानी होगी। जितना लार्ज हमारे पास मैपिंग पॉपुलेशन होगी उतना ईजी हो जाएगा। इन जेनेटिक मैपिंग, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इन जेनेटिक मैपिंग एनी सीक्वेंस फीचर दैट कैन बी फेथफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द टू पेरेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मैपिंग के अंदर एक बहुत विशेषता होती है कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो कि दो पेरेंट्स के बीच में हमें अंतर बता सके उसको जेनेटिक मार्कर की तरह यूज़ किया जा सकता है। और जीन्स को क्या कहते हैं, यहाँ हम इनको ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। जेनेटिक मैपिंग में कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो कि दो पेरेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके, डिफरेंस बता सके, उसको हम जेनेटिक मार्कर के रूप में एनालाइज कर सकते हैं, उसे हम जेनेटिक मार्कर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और जीन्स को यहाँ ट्रेट कहते हैं जो कि फेथफुली दो पेरेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यदि हम ये बात माने तो इतना तो हमें समझना चाहिए कि सबसे अच्छा ऐसा कौन सा, दो पेरेंट अगर हम लें तो उन दोनों में ऐसा कौन सा फीचर होगा जो सबसे अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो वो होंगे उनके जीन्स। तो यहाँ पे जीन्स को हम यूज़ कर सकते हैं और जीन्स को यहाँ ट्रेट कहा जाता है। देयर लिंकेज विथ other genetic marker is calculated in the same way as they were common markers, and the actual gene loci are then bragged in a region between the two nearest neighboring markers, ठीक है। और इस तरह से जो जीन होते हैं उनकी लिंकेज दूसरे मार्कर से कैलकुलेट की जाती है और जीन्स की लिंकेज कैलकुलेट करके एक पॉसिबल लोकाई ढूंढने की कोशिश की जाती है कि एग्जैक्ट लोकाई उस जीन का कहाँ है। और अगर किसी जीन का पर्टिकुलर लोकाई हमें मिल जाए तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से दो नेबरिंग मार्कर्स के बीच में स्थित है। हमारा ये जो पूरा उद्देश्य है ये है कि हम जीन के लोकस को पकड़ें कि जीन का लोकस कहाँ है और उसके आसपास की विसिनिटी क्या है, यानी कि जो नेबरिंग मार्कर्स हैं उसके आसपास वो कौन कौन से हैं। क्योंकि हम ये जो पूरी स्टोरी चला रहे हैं, जो ये पूरा हम मेहनत कर रहे हैं इसे समझने की, इसका सार यही है कि हम जीन का लोकस पकड़ें। जैसे ही हमें जीन का लोकस मिले
मिलेगा और उसके आसपास के मार्कर्स मिलेंगे तो हमारे लिए उस पूरे मैप को ट्रेस करना आसान हो जाएगा। और फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि हम उससे होने वाले डिजीज़ को पता लगा सकते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस भी फिर हम आगे उससे समझ सकते हैं। देन द एंटायर प्रोसेस इज देन रिपीटेड बाय लुकिंग एट मोर मार्कर्स दैट टारगेट द रीजन टू बी मैप्ड। और जो हमारा टारगेटेड मैपिंग वाला रीजन है ना, जैसे हमने सिलेक्ट किया कि ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम मैपिंग कर रहे हैं, तो उस रीजन में हम बार बार मार्कर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे और जीन को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। और जीन को का लोकस ढूंढने के बाद, जीन ढूंढ लिया मैंने, अब मैं ढूंढूंगी कि इस जीन के आसपास के पड़ोसी कौन है ना, उसके नेबर्स जो हैं जीन के, उनको एक हायर रिजोल्यूशन से लोकेट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, पहले मैंने जीन ढूंढा, उसका लोकस इस्टेब्लिश किया, अब मैं जो उसके नेबरिंग मार्कर्स हैं उनको ढूंढकर उनको हाईली रिजॉल्व कर जीन का एग्जैक्ट लोकस और एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी। तो ये जो प्रोसेस है जीन का लोकस आइडेंटिफाई करने का विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेबरिंग मार्कर्स एंड रिजॉल्विंग द नेबरिंग मार्कर्स, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पोजिशनल क्लोनिंग। ये प्रोसेस कहलाता है पोजिशनल क्लोनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, पोजिशनल क्लोनिंग। ये जो है ये एक्सटेंसिवली प्लांट स्पीशीज़ की स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है। पोजिशनल क्लोनिंग यानी कि जीन के लोकस को एग्जैक्टली पता करना, किसकी मदद से, उसके जो नेबरिंग मार्कर्स हैं उन नेबरिंग मार्कर्स को रिजॉल्व करके जीन के एग्जैक्ट लोकस को पता करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो पोजिशनल क्लोनिंग कहलाती है। और ये प्रोसेस ज़्यादातर प्लांट स्पीशीज़ में इस्तेमाल होती है। देन जीन मैपिंग इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई विच जीन इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ये एक तरीका है जीन मैपिंग जिससे कि हम क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। Okay, mapping also acts as a method to determine which gene is most likely to recombine। हाँ, ये तो सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि हमें जीन की पोजीशन पता पड़ेगी और ये पता पड़ेगा कि दो जीन आपस में कितने क्लोज हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जितने दो जीन क्लोज हैं ना, उतने उनकी जो रिकम्बाइनिंग फ्रीक्वेंसी है वो उसी से डिसाइड होगी। जितने दूर जीन होंगे उतनी उनकी रिकम्बाइन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और जितने पास होंगे उतने लिंक्ड होंगे और उतना वो रिकम्बाइन नहीं करेंगे। लिंक्ड जीन जो है वो एक साथ एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और जो जीन एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं उनकी रिकम्बाइनिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जीन मैपिंग हमें एक इस बात का आइडिया देती है कि जीन की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी लिंक्ड जीन के थ्रू एक जो लिंक्ड जीन के द्वारा एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी क्या है। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल है। देखिए ये जेनेटिक मैप को कैसे बनाया उसका एक एग्जाम्पल है ना। तो जो लोग डिस्क्रिप्टिव नोट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं वो आप इसमें ये डायग्राम ज़रूर दीजिए जीन मैपिंग का। और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इसको हम एक बार फिर से इस टॉपिक को अलग से डील करेंगे। जो JNU वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग तरह से इस टॉपिक को फिर से प्रेजेंट करूँगी कि कॉम्पिटिटिव में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ मेरा एक एलिमेंट्री आइडिया देने का कंसेप्ट है, क्योंकि ये टॉपिक जनरली मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि क्लास में समझने में या इसको एक बार में समझना इस टॉपिक को बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने कोशिश की कि एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं। ये बिल्कुल क्रूड बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है ना। तो अब इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैप प्रिपरेशन जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स से होती है। सबसे पहले क्या, एक्चुअल बेस पे डिस्टेंसेस आर हार्ड टू मेजर, सो फिजिकल मैप्स आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय फर्स्ट शैटरिंग द जीनोम इनटू हायरार्किकल स्मॉल पीसेस एंड देन बाय कैरेक्टराइजिंग एंड असेंबलिंग ईच स्मॉल पीस बैक टुगेदर। देखिए एक्चुअल फिजिकल मैप को ऐसे सीधे बना देना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जीनोम को स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ा जाता है एंड देन इट इज़ कैरेक्टराइज, और फिर उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है एक साथ एंड देन उसको असेंबल करके एक साथ फिर बनाया जाता है। एंड ओवरलैपिंग और टाइटलिंग पाथ ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स वुड अलाउ द रिसर्चर्स टू इन्फर फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन दी जीनोम फीचर। क्या करा हमने, पहले जीनोम लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और टुकड़ों में तोड़कर वापस से उन टुकड़ों को रीसील कर और फिर उनको सीक्वेंस किया, एडजस्ट किया, मैप करने की कोशिश करी। तो हमें उन सीक्वेंस को मैप करते समय समझ में आया कि कौन से फीचर एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, और फिर जब हम उस मैपिंग सीक्वेंस को मतलब अरेंज करेंगे ना तो हमें पता पड़ेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन जीन की कहाँ।
ठीक है। अब एक मैंने अलग से इसमें डील करी है, एक बहुत अच्छी स्पेशल प्रकार की फिजिकल मैपिंग होती है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग भी कहते हैं, वो अलग से मैंने डील करी है, बट उसको हम कुछ बुक्स आपको उसको एज अ टाइप ऑफ फिजिकल मैपिंग भी बताएंगी और कुछ बुक्स रिस्ट्रिक्शन मैपिंग को अलग बताती हैं। खैर जो फिजिकल मैपिंग होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी हमें डीएनए कट करना होता है तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड टू कट फिजिकली शैटर द जीनोम बाय द प्रोसेस लाइक सोनिफिकेशन। सोनिफिकेशन जैसे प्रोसेस से हम जो जीनोम है उसको कट कर लेते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस से, आप सब समझते होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। डीएनए को चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे हम डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं एंड द रिजल्टिंग पैटर्न ऑफ डीएनए माइग्रेशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेच ऑफ डीएनए इन अ क्लोन। और जो रिजल्टिंग पैटर्न होता है डीएनए माइग्रेशन का, उसका इस्तेमाल करके डीएनए का जो स्ट्रेच है उसको हम डीएनए के स्ट्रेच में उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मतलब रिजल्टिंग पैटर्न ऑफ डीएनए माइग्रेशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेच ऑफ डीएनए इन द क्लोन। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद डीएनए माइग्रेट होगा ना, उस बेसिस पे हम डीएनए के स्ट्रेच में जो उपस्थित जीन्स हैं उनको एनालाइज कर पाएंगे। By analyzing the fingerprints, contigs are assembled by automated or manual means into overlapping DNA stretches. और फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करके जो कॉन्टिग्स हैं उनको हम ऑटोमेटेड वे से यानी ऑटोमेटिकली अरेंज करेंगे या मैन्युअली अरेंज करके ओवरलैपिंग स्ट्रेचेस बना लेंगे। मतलब इससे क्या होगा कि डीएनए के जो ओवरलैपिंग स्ट्रेचेस आएंगे उससे हमको जीनोम को मैप करने में आसानी हो जाएगी। हम एग्जैक्टली डीएनए का लोकेशन, जीन का लोकेशन आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। देन इन दिस टाइप ऑफ मैपिंग देयर आर नो डायरेक्ट वेज ऑफ मैपिंग अप अ स्पेसिफिक जीन। इस तरह की मैपिंग में मैपिंग करने स्पेसिफिक जीन को मैप करने का कोई डायरेक्ट वे नहीं है, सिंस मैपिंग डज नॉट इंक्लूड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेट एंड फंक्शन। क्योंकि मैपिंग ट्रेट और फंक्शन के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फंक्शनल एस्पेक्ट पर नहीं देगा, है ना। और स्पेसिफिक जीन को मैप करने के लिए ये मेथड ज़्यादा कारगर नहीं है। उसके लिए आप जेनेटिक मैपिंग करिए, ये सिर्फ एक आपको रफ पोजीशन दे देगा जीन की, या जीनोम या डीएनए की पोजीशन देगा। देन जेनेटिक मार्कर्स आर लिंक्ड टू फिजिकल मैप बाय इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एंड फिजिकल मैप कॉन्टेक्ट्स कैन देन बी सीक्वेंस्ड ऑन अ लोकल स्केल। जेनेटिक मार्कर्स को फिजिकल मैप से इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन द्वारा लिंक कर दिया जाता है और फिजिकल मैप कॉन्टेक्ट्स को फिर लोकल स्केल पे सीक्वेंस करा जाता है, जिसकी मदद से नए जेनेटिक मार्कर्स को डिज़ाइन किया जा सके और कॉजेटिव लोकाई, जो एग्जैक्ट लोकाई है मार्कर का, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, है ना। इन दिस टाइप ऑफ मैपिंग वंस द मैप इज डिटरमाइंड द क्लोन्स कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स टू एफिशिएंटली कंटेन लार्ज स्ट्रेच ऑफ जीनोम विच मेक्स दिस मैपिंग मोर एक्यूरेट देन जीन मैपिंग। देखिए, इस तरह की मैपिंग में क्या होता है कि एक बार मैप पूरा डिटरमाइन हो जाए तो जो क्लोन्स होते हैं, जो हमने टुकड़ों में ब्रेक किया था, वो जो क्लोन्स उसके हमने बनाए हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं एज अ रिसोर्स टू एफिशिएंटली कंटेन लार्ज स्ट्रेच ऑफ जीनोम। और वो जो क्लोन्स, वो जो टुकड़े होते हैं, उनमें भी लार्ज स्ट्रेच होता है जीनोम का, जिससे कि आप जो है वो ये जो मैपिंग है कि आपको क्रोमोसोमल लेवल पे ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगी, लेकिन ये जीन लेवल पर आपको इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। जीन लेवल पे आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जेनेटिक मैपिंग के थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है ये आपको क्रोमोसोमल लेवल पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाली, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने वाली मैपिंग होती है। क्रोमोसोम लेवल पर इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जीन मैपिंग से ज़्यादा एक्यूरेट मैपिंग मानी जाती है। ठीक है। देन इसके अंदर आता है, नेक्स्ट आता है हमारा रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, है ना। ये इसका डायग्राम है फिजिकल मैपिंग का। ये एक डायग्राम किस तरह से क्रोमोसोम को एनालाइज मैप किया गया है यहाँ पे उसके ऊपर, वो है, ये इसी का डायग्राम का ही कैप्शन है। देन नेक्स्ट आती है हमारी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन मैपिंग को भी कई जगह, जैसा मैंने बताया आपको, एक फिजिकल मैपिंग का टाइप ही माना जाता है और कई जगह पर ये अलग टाइप की मैपिंग मानी जाती है।
रिस्ट्रिक्शन मैपिंग वही है, रिस्ट्रिक्शन मैप इज अ काइंड ऑफ फिजिकल मैप ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्शन साइट विद अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड दिस टाइप ऑफ मैपिंग नीड्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस तरह की मैपिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत होती है। रिस्ट्रिक्शन मैप्स आर used as reference to short pieces of DNA। रिस्ट्रिक्शन मैप को कैसे यूज़ किया जाता है, ये रेफरेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट पीसेस ऑफ डीएनए से, समटाइम्स लॉन्गर डीएनए। ठीक है, वो रेफरेंस माने जाते हैं रिस्ट्रिक्शन मैप डीएनए के शॉर्ट पीसेस के या लॉन्ग पीसेस के रेफरेंस की तरह रिस्ट्रिक्शन मैप्स को रेफर किया जाता है। देन रिस्ट्रिक्शन मैप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय सीक्वेंसिंग द होल मॉलिक्यूल टू रन सीक्वेंस। और रिस्ट्रिक्शन मैप का कंस्ट्रक्शन कैसे करा जाता है, होल मॉलिक्यूल टू रन सीक्वेंस थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की यदि रन सीक्वेंस हम कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल दें तो वो रिकॉग्निशन साइट ढूंढ कर और इसका मैप बनाकर हमें कंप्यूटर प्रोग्राम से मिल जाता है। लेकिन यदि हम कंप्यूटर प्रोग्राम वाले मेथड से नहीं जाए तो जो मेथड मैंने ऊपर बताया था कि डीएनए को, ये जीनोम को आप स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ लीजिए और उसके बाद उसे सेपरेट करिए इलेक्ट्रोफोरोसिस से, उस तरह से भी आप रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का एक रिस्ट्रिक्शन मैप आप तैयार कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मैपिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एन इंसर्ट इन क्लोनिंग वेक्टर। देखिए, इस तरह की मैपिंग सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ की जाती है, जब मैं किसी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कोई इंसर्ट डालूँ। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो लोग समझते हैं वो तो इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जो जीन है उस स्पेसिफाइड जीन उसे लेते हैं, वेक्टर में इंसर्ट करते हैं और वेक्टर को होस्ट में इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह की मैपिंग, जो मैंने स्पेसिफाइड जीन को इंसर्ट किया वेक्टर के अंदर, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है ना। और इससे ये एग्जैक्ट पोजीशन बता देती है, एक तो रिस्ट्रिक्शन साइट की एग्जैक्ट पोजीशन बता देगी और एक जो मैंने इंसर्ट किया है ना डिज़ायर्ड जीन वेक्टर के अंदर, उसकी भी एग्जैक्ट पोजीशन बताने में ये मददकारी होती है। ठीक है, इस तरह से ये रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, ये पर्टिकुलर साइट पे कट कर रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, पर्टिकुलर साइट पे कट कर रहे हैं और किस तरह से इंसर्ट हो रहे हैं ये बताता है। देन लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइटोजेनेटिक मैपिंग। इस तरह की जो मैपिंग होती है कि विजुअल अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, दिस रेफर्स टू द विजुअल अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम व्हेन स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। जो क्रोमोसोम्स को हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं उसके विजुअल अपीयरेंस को ये बताती है साइटोजेनेटिक मैपिंग। और इसकी जो टेक्निक है साइटोजेनेटिक मैपिंग की, वो हम फॉलोइंग तरीके से देख सकते हैं। इट एड्स इन द विजुअलाइजेशन ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये है पूरे के पूरा जो अलग अलग रीजन होता है कॉल्ड लाइट और डार्क बैंड, जो क्रोमोसोम के अंदर आते हैं, उस पूरे को विजुअलाइज करने में हेल्पफुल होती है। और ये एक एक सिंगल क्रोमोसोम को एक यूनिक अपीयरेंस देती है, ये एक स्पेसिफिक यूनिक अपीयरेंस प्रोवाइड करती है एक एक क्रोमोसोम को। और ये दिस फीचर अलाउज द स्टडी ऑफ पर्सन्स क्रोमोसोम। इसका इस्तेमाल करके हम क्लिनिकल कैरियोटाइपिंग करते हैं। अब कैरियोटाइपिंग मैंने जो लास्ट वीडियो कल अपलोड किया था वो ह्यूमन कैरियोटाइप का किया था, उसको आप देखेंगे सुनेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैरियोटाइपिंग क्या होती है। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम्स को उसकी साइज वाइज अरेंज करना जिससे कि एक प्रॉपर हमें सीक्वेंस उसके क्रोमोसोम का ऑब्टेन हो, उसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं। उससे जो हमें कैरियोटाइप मिलता है उसको हम आइडियोग्राम भी बोलते हैं और इसका बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है। इससे हमें किसी भी स्पीशीज़ के क्रोमोसोम्स और उसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर और उससे होने वाले डिफेक्ट के बारे में नॉलेज मिलती है। तो ये जो फीचर है साइटोजेनेटिक मैपिंग का, वो हमें कैरियोटाइप की स्टडी अलाउ करता है। क्रोमोसोमल एब्रेशन यानी क्रोमोसोम के अंदर होने वाला किसी भी तरीके का गलत परिवर्तन, उसके नंबर का चेंज, उसके स्ट्रक्चर का चेंज, ये समझने में मददगारी होता है। साइटोजेनेटिक मैपिंग इज बेसिकली अ मैपिंग डन टू ऑब्जर्व द मैप लोकेशन। साइटोजेनेटिक मैपिंग एक ऐसी मैपिंग होती है जो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन को मैप करने के लिए यूज़ की जाती है। और क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न, इसके बारे में मैंने आपको कल कैरियोटाइपिंग के वीडियो में भी बताया था कि अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग बेंडिंग पैटर्न एग्जिबिट शो करते हैं। कुछ पे क्यू स्टेनिंग होती है, कोई रीजन क्यू स्टेनिंग लेता है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि साइटोजेनेटिक मैपिंग एक बेसिक मैपिंग है जो कि मैप लोकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए
और क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए की जाती है। देन दिस मैपिंग अलाउज अ रफ डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन बट डज नॉट यील्ड अ डायरेक्ट मेजर ऑफ डिस्टेंस। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये लोकेशन तो बता देती है लेकिन जीन्स के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस ये नहीं बता पाती। ठीक है, ये इस तरह से ये साइटोजेनेटिक मैपिंग होती है। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ जीन मैपिंग। क्या क्या एडवांटेजेस है जीन मैपिंग का? मैपिंग ऑफ जीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेनेटिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, जिससे कि हम जेनेटिक डिजीज़ का नॉलेज अटेन कर सकते हैं। क्रोमोसोमल डिजीज़ का इससे हम नॉलेज अटेन कर सकते हैं। कौन सा डिजीज़ कॉजिंग एलिमेंट है ये हम अटेन कर सकते हैं, और किस तरह से उसका रेक्टिफिकेशन होना है ये भी अटेन कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट जीन पोजीशन, जीन लोकेशन डायग्नोस करने में मददगारी होती है, और ये डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए हमें इससे लिंक मिलता है। देन साइटोजेनेटिक मैपिंग मेथड्स जो हैं उसका इस्तेमाल करके हम इजीली क्रोमोसोम और क्रोमोसोम किस तरह से कौन सा डिजीज़ कॉज कर सकता है इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री आइडिया था जेनेटिक मैपिंग के बारे में। अभी थोड़ी कुछ और भी जेनेटिक मैपिंग हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, पर एक एलिमेंट्री आइडिया समझने के लिए इतना जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप बताएं मुझे इस वीडियो में, और आपसे जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।